तो चलिए बच्चों, फिर से एक वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं जिसमें पढ़ेंगे ठोस क्रिस्टल ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टल ठोस के प्रकार हम लोग जानने से पहले ये बात जाने कि क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में गुण क्या होता है, उसके अंतर को हम लोग देख चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे क्रिस्टल ठोस के प्रकार। तो याद रखिएगा कि अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कण जो उसमें शामिल होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, तो अवयवी कण के आधार पर लगने वाले वांडर बल या अणु अंतराणिक बल, वांडर बल या अणु अंतराणिक बल के आधार पर क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस को चार भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग चार प्रकार, किसके आधार पर। तो याद रखिएगा कि अवयवी कणों में लगने वाले वांडर वाल बल या अणु अंतराणिक बल के आधार पर इसे चार भागों में बांटेंगे। तो देखिए, पहला सबसे पहले है मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस। तो वैसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, या वैसा ठोस जिसके अणुओं के बीच आणविक बल लगता है, यानी वैसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं और उसके बीच यानी अणु के बीच आणविक बल लगता है, तब उसे आणविक ठोस कहा जाता है। और याद रखिएगा बच्चों कि आणविक ठोस क्या होगा, किसका उदाहरण देंगे। तो देखिए, जितने तरह की यौगिक है ऐसे लगभग यौगिक जितने जो अणु के रूप में होते हैं उसको हम आणविक ठोस ही कहेंगे। याद रखिएगा, जो ठोस अवस्था में होंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जैसे हो जाएगा आपका यूरिया, तो यूरिया का सूत्र होगा, ये एक प्रकार की यौगिक है यानी अणु है। तो अणु जो है यूरिया, यूरिया एक प्रकार का ठोस है जिसका सूत्र होता है CONH2 के होल टू आई। तो यूरिया जो है अपने आप में एक अणु है, इसीलिए ये एक अणु का उदाहरण हुआ यानी आणविक ठोस का उदाहरण हुआ। चीनी, जैसे चीनी आप C12H22O11 इसका आणविक सूत्र होगा, तो चीनी भी एक प्रकार के आणविक ठोस होगा। फिर आप ग्लूकोज की बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज भी एक प्रकार के आणविक ठोस होता है C6H12O6। तो इस तरीके से हम लोग उदाहरण लिए हैं जल H2O। याद रखिए, ठोस रूप में रहेगा तब, तो जल को ठोस रूप में बर्फ कहते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि जल जो है एक प्रकार के आणविक ठोस है। कारण क्या है, क्योंकि इसको हम ठोस के रूप में बदल सकते हैं। तो इसीलिए ये सब जो अवस्थाएं होगा, जो देख रहे हैं यूरिया, ये सॉलिड रूप में होगा, जल वाटर ये भी सॉलिड रूप में होगा, चीनी ये भी सॉलिड रूप में होगा, अमोनिया ये भी सॉलिड रूप में होगा। देखिए, अमोनिया एक प्रकार का गैस होता है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया गैस की बात नहीं की जा रही है। जब अमोनिया को ठोस अवस्था में उसको बनाएंगे या प्राप्त करेंगे, तब ऐसे स्थिति में वह आणविक ठोस होगा। तो सब के सब सॉलिड स्टेट है, इसीलिए आणविक ठोस का ये उदाहरण हुआ। इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्पस से सवाल आता है, कौन ठोस किस प्रकार का होता है। और उसके बाद आपका लघु में शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए कि क्रिस्टल ठोस कितने प्रकार के होते हैं, सभी का परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, ऐसा आता है। तो क्रिस्टल ठोस चार प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को पढ़े आणविक ठोस, अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। याद रखिए, आणविक ठोस को तीन भागों में बांटा गया है, इसका उपभाग होता है, यानी कि इसको तीन श्रेणी में हम बांट करके समझ सकते हैं। तो पहला जो हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस पहला, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये तीन प्रकार के आणविक ठोस होगा, या तीन श्रेणी में इसको हम पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका ध्रुवीय क्या होता है। तो याद रखिए, किसी भी यौगिक को या कोई भी यौगिक यदि आपको धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है, तब उसको हम ध्रुवीय कहेंगे, और यदि नहीं टूटे तो उसको हम लोग अध्रुवीय कहेंगे। जैसे जल, तो जल हो गया ध्रुवीय अणु। कारण क्या होगा, क्योंकि उसको H+ OH- में हम तोड़ सकते हैं। अध्रुवीय अणु जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब अध्रुवीय अणु के रूप में हुआ। तो अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु जो टूट जाए उसको ध्रुवीय अणु कहेंगे, जो नहीं टूटे उसको अध्रुवीय अणु कहेंगे। याद रखिएगा, टूटने की जो अवस्था होनी चाहिए वो आयन होनी चाहिए। इसीलिए आपको अणु को, आणविक ठोस को तीन भागों में
बांटा गया है। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, तो वैसा आणविक ठोस जिसके अणु के बीच किसी प्रकार की ध्रुवता नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। अभी जस्ट बताया, जो ध्रुव में ना टूटे, जो ध्रुवित ना हो, उसको अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन इसका एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है आपका गैसीय स्टेट, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये ठोस के रूप में इसको हम ला सकते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका ध्रुवित नहीं होगा, ध्रुवीय में नहीं टूटेगा। जैसे H प्लस H माइनस ऐसा किस अवस्था में तोड़ेंगे, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये ध्रुवीय नहीं होगा, अध्रुवित होगा। इसको जब भी आपस में तोड़ना चाहिएगा तो प्लस और माइनस में कभी टूटेगा नहीं। H2, I2 माने आयोडीन, तो ये भी जो हुआ अध्रुवीय आणविक ठोस हुआ। क्लोरीन, तो क्लोरीन भी अध्रुवीय आणविक ठोस हुआ। उसके बाद हो गया CH4, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, या इसको बोलते हैं मार्स गैस। तो मीथेन भी जो एक प्रकार के हुआ, वो अध्रुवीय आणविक ठोस होगा, इसको ध्रुव में हम नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद हो गया आर्गन, आर्गन एकल परमाणु होता है, ये एकल रूप में हमेशा आता है। याद रखिएगा जितने भी अक्रिय गैस होंगे, जैसे हम बता देते हैं हीलियम, उसके बाद आप आ जाइए नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये जितने भी आपका 6 प्रकार का होता है, पहला हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये 6 अक्रिय गैस होते हैं जो आवर्त सारणी के सबसे बाएं तरफ 18वें वर्ग में रखा गया है। और पूरा के पूरा जो अक्रिय गैस होंगे वो एकल परमाणु होंगे। एकल परमाणु मतलब उसको कभी भी आप द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक या बहुपरमाणविक के रूप में आप नहीं देख सकते। जैसे हाइड्रोजन के H2 लिखे हैं, कभी भी आर्गन को Ar2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे आयोडीन को I2 लिखे हैं, क्लोरीन के Cl2 लिखे, ये द्विपरमाणविक है, लेकिन जितना भी अक्रिय गैस होते हैं वो हमेशा चाहे कहीं नहीं रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, कम स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। याद रखिएगा कि अक्रिय गैस कभी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि उसका बाह्यतम कक्षा पहले से पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहता है, यानी पहले से अष्टक पूरा किए हुए रहता है। इसीलिए अक्रिय गैस भाग नहीं लेता है, किसी न किसी कंडीशन में ले लेता है, वो अलग बात है, लेकिन 99% में अक्रिय गैस जो है जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। कारण क्या है, क्योंकि उसका अष्टक पूरा रहता है। इसीलिए खास करके आर्गन जो है एकल परमाणविक होता है, और इसमें हीलियम भी एकल परमाणविक होता है। तो अक्रिय गैस में मात्र 2 ऐसा गैस है जिसको अध्रुवीय आणविक ठोस में ला सकते हैं, आर्गन और हीलियम। नोट पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो कम होगा, निम्न होगा। कारण क्या है कि इसमें जो अंतराण्विक बल है या वांडर वाल बल होगा वो बहुत कमजोर लगता है, इसीलिए इसके गलनांक और क्वथनांक कम होता है। किसका, तो अध्रुवीय आणविक ठोस का। याद रखिएगा, हम शॉर्ट में लिख दें कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसी भी अवस्था में कुचालक होगा, चाहे वह सॉलिड स्टेट लीजिए, लिक्विड फॉर्म लीजिए, गैसेस स्टेट लीजिए, किसी भी अवस्था में ये कुचालक होगा। तो याद रखिएगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस कुचालक होते हैं। उसके बाद नोट पॉइंट, ये समान ताप पर कमरे के टेम्परेचर पर, तो कमरे के टेम्परेचर पर समान ताप पर ये जो अवस्था इसका होगा द्रव और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन, तो अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इस तरीका से हमने इसका पॉइंट भी इसका एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर से जरूर आप इसका एग्जाम्पल याद करने का प्रयास करें। हो गया। अब दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, वैसा आणविक ठोस जिसके अणुओं के बीच ध्रुवता पाई जाती है। याद रखिएगा, जिसके अणुओं के बीच ध्रुवता पाई जाती है उसको हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। जैसे HCl, NH3, SO2। याद, खूब एग्जाम्पल में पूछता कि बताइए SO2 क्या होगा, ध्रुवीय अणु होगा कि अध्रुवीय अणु होगा, तो SO2 ध्रुवीय अणु होगा।
अमोनिया NH3 ध्रुवीय अणु होगा, HCl ध्रुवीय अणु होगा, सब ये सॉलिड स्टेट में होगा, याद रखिएगा, गैसेस स्टेट में नहीं, सब सॉलिड स्टेट में है। तो ये इसमें ध्रुवता पाई जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो है H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। उसके बाद है कि ये भी समान ताप पर जो है द्रव और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये भी है आपका द्रव और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ये पॉइंट पढ़ेगा, इनका गलनांक और कथनांक याद रखिएगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस से थोड़ा ज्यादा होता है ऐसे। लेकिन दोनों का एक कॉमन बात क्या है कि समान टेम्परेचर पर वो भी द्रव और गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। अध्रुवीय आणविक ठोस ये भी आपका गैस और द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तीसरा, हाइड्रोजन अवंधित ठोस। इस प्रकार का ठोस ध्रुवीय अणु के द्वारा बने हुए होते हैं। जो ध्रुवीय अणु से बने होते हैं और जिसमें हाइड्रोजन शामिल होते हैं, तो वैसे ठोस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन अवंधित ठोस कहा जाता है, जैसे H2O। देखिए तो ये आप समझिएगा, यहाँ पर आणविक ठोस है ना, जो भी अणु होगा ना, खास करके ध्रुवीय अणु, वो सब होगा आपका हाइड्रोजन अवंधित ठोस। H2O यानी बर्फ सॉलिड के रूप में, NH3 एक सॉलिड के रूप में, यानी जिसमें हाइड्रोजन शामिल हो और वो ध्रुवीय अणु हो, तो दोनों मिला देंगे तब क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन अवंधित ठोस। तो इसमें देखिए C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ये सिंगल बॉन्ड है OH, इसको अल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन सॉलिड की अवस्था में हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस होगा। अल्कोहल माने शराब, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा हो गया, यानी कि हम लोग पहला आणविक ठोस को 3 श्रेणी में बांटे हैं और तीनों श्रेणी में पढ़ चुके हैं। तो दूसरा आएंगे आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस से नाम से पता चल रहा है कि जो प्लस और माइनस में टूट जाए, आयनिक हो जाए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद आयनों में टूट जाए, तो उसको हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको समझना होगा क्या, कि वैसा ठोस जो आयनों के द्वारा वैद्युत बंधन से, यानी वैद्युत संयोजक बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। सिंपल, वैसा ठोस जो आयनों के द्वारा वैद्युत संयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। वैद्युत संयोजक बंधन क्या होता है, यह वैसा बंधन जिसमें अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करता है या ग्रहण करता है, तब उसको हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। कोई भी ठोस जो है, एक कोई भी यौगिक कंप्लीट रूप से बनने के लिए यदि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करने के फलस्वरूप बनता है, तब उसमें उत्पन्न बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। और याद रखिएगा कि वैद्युत संयोजक बंधन हमेशा आयनिक ठोसों में होता है। इसलिए यहाँ पर आपको समझना होगा, वैसा ठोस जो आयनों के द्वारा वैद्युत संयोजक बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। आयन तो होता ही है, लेकिन वैद्युत संयोजन बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये पोटेशियम क्लोरेट, आई हो जाएगा लिथियम फ्लोराइड। यानी याद रखिएगा कि हैलोजन परिवार के आप शायद नाम सुने हैं, तो हैलोजन परिवार में जो फैमिली होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, तो स्टैटिन को छोड़ करके जितने भी परिवार बताएं, सदस्य बताएं, यदि धातु के साथ जुड़ जाए तो हमेशा सॉलिड यानी कि आपका नमक का निर्माण करते हैं, यानी कि लवण का निर्माण करता है। इसीलिए सवाल आता है कि जब हैलोजन परिवार धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तब ऐसे स्थिति में सॉल्ट का निर्माण होता है, जैसे NaCl। देखिए Cl आपका हो गया हैलोजन परिवार। Hi हाइड्रोजन आयोडाइड, देखो आयोडीन जो हो गया हैलोजन परिवार हो गया। तो इसका मतलब कि आपका इसमें क्या हो जाएगा कि Cl जिसमें लग जाएगा धातु के साथ, समझिए वो आयन होगा। तो NaCl KCl, तो हैलोजन परिवार की सहायता से एक जो एलिमेंट है वो बना रहा है Cl और Cl। देखिए ये क्लोरीन है, हैलोजन परिवार है, धातु के साथ जुड़ गया, नमक बन गया। ये भी क्लोरीन हैलोजन परिवार है, धातु के साथ जुड़ गया, नमक। आप एक्चुअली में NaCl ही नमक नहीं होता है, KCl भी होता है, यानी धातु के साथ यदि क्लोरीन को जोड़ देंगे तो वो भी नमक होगा। और दूसरी बात देखिए CuSO4, SO4 वाला भी सॉल्ट होता है, लवण होता है, यानी धातु के साथ यदि सल्फेट SO4 जुड़ जाएगा
तो वो भी आपका क्या होगा, सॉल्टी होगा, लवण ही होगा। तो CuSO4 इस जब भी तोड़िएगा तो आयन में टूट जाएगा और साथ ही साथ इसमें कौन सा बंधन होगा, तो वैद्युत संयोजक बंधन होगा। इसीलिए आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं, मतलब ये कठोर होते हैं। याद रखिएगा कि आपका जो आणविक ठोस है ना वो आपका नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, जबकि दूसरा जो प्रकार हुआ आयनिक ठोस ना ये कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब कि जैसे उसको आप किसी प्रकार से बल लगाएगा तो चूर चूर हो जाएगा, ये हुआ भंगुर। इसीलिए आयनिक जो ठोस होंगे वो कठोर एवं भंगुर होते हैं। अगला पॉइंट है, ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। जब ये ठोस अवस्था आयनिक होगा ये कुचालक होगा, और जब इसमें जल प्रवाहित कर दीजिएगा, लिक्विड फॉर्म में लेकर चले आइएगा तो सुचालक होगा। यानी आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, जबकि आयनिक ठोस द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे भी याद रखिएगा कि आयनों में जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो विलयन होता है, इसमें वैसा विलयन जिसमें विधारा प्रवाहित कर देते हैं, तो जिसमें विधारा प्रवाहित हो जाता है वो आयनों के कारण से उसमें धारा प्रवाहित होता है। इसीलिए है ना, याद रखिएगा कि आयनों के कारण से यदि धारा प्रवाहित हो तो समझ जाना वो विलयन आयनित होगा। तो इसका मतलब आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। अगला, ये ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। तीसरा, धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा आणविक ठोस जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इसका मतलब सिंपल याद रखिए, जितना भी धातु ठोस है, यानी वे धातु जो ठोस अवस्था में होंगे, अब कौश है कि वो अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास करेंगे। कारण क्या आपको पता है, समान अवस्था में कोई भी परमाणु उदासीन होता है, तो ऐसे स्थिति में धातु है जो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करता है, तो ऐसे ठोस को धात्विक ठोस कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये आपका धात्विक ठोस क्या होगा, तो वैसा ठोस जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से निकलता है, त्याग करता है। जैसे आपका चांदी, सोना, कॉपर यानी तांबा, लोहा, रुबिडियम, ये सब के सब जो होगा वो आपका धात्विक ठोस है। क्यों? क्योंकि अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए धात्विक ठोस विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होंगे। याद रखिएगा, क्योंकि धात्विक ठोस देखेंगे आप ध्यान से तो वो ऊष्मा का भी सुचालक हो जाता है और धारा के भी सुचालक हो जाता है। ये गुड कंडक्टर माना जाता है धात्विक ठोस। उसके बाद इसका क्वथनांक और गलनांक हाई होगा, मैक्सिमम होगा। धात्विक ठोस का गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा अपेक्षाकृत आणविक ठोस, आयनिक ठोस। उसके बाद आप चौथा समझिएगा सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस होगा या नेटवर्क ठोस कहेंगे इसके दूसरी भाषा में, तो अधात्विक पदार्थों के परमाणुओं द्वारा, यानी कि याद रखिएगा अधातु परमाणु के द्वारा यदि कोई ठोस को बनाया जाता है और उसकी श्रृंखला लंबी हो, विशाल अणु बन जाए, यानी कि नेटवर्क ठोस वैसा ठोस है जिसमें आधात्विक परमाणुओं के द्वारा बनाया जाता है और इसकी जो श्रृंखला होगी बहुत लंबी होगी, विशाल अणु होगी, ऐसे तो उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, याद रखिएगा फॉर्मूला, सिलिकॉन कार्बाइड SiC और ग्रेफाइट, हीरा, ये सब के सब जो होगा सहसंयोजक ठोस होगा। क्यों? क्योंकि आधात्विक परमाणु के द्वारा इसकी श्रृंखला बहुत ही लंबी होती है। इसलिए सवाल आता है हीरा और ग्रेफाइट से कि हीरा की आकृति कैसी होती है और ग्रेफाइट की आकृति कैसी होगी। तो हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होगा और ग्रेफाइट की आकृति षष्ठकोणीय होती है। याद रखिएगा, हीरा का चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय होती है आकृति। नोट पॉइंट, सहसंयोजक ठोस अत्यधिक कठोर होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। सहसंयोजक ठोस अत्यधिक कठोर इसलिए होता है इसमें लगने वाला अणु अंतराणिक बल यानी कि सहसंयोजक बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए कठोर होता है और ये विद्युत का कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद ग्रेफाइट हो जाएगा क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होते हैं। अपवाद हो जाएगा ग्रेफाइट। अगर सहसंयोजक ठोस का अपवाद पूछे तो ग्रेफाइट
क्यों? क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, सॉरी विद्युत के सुचालक होते हैं, बाकी इसका एग्जाम्पल कुचालक होगा। तो हीरा सबसे कठोर होता है, नोट पॉइंट। सहसंयोजक ठोस को विशाल अणु भी कहा जाता है, बताए थे पहले। और याद रखिएगा सवाल आता है हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण के बारे में कि हीरा में कार्बन का 5 प्रसंकरण कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो sp3 होता है। याद रखिएगा हीरा में कार्बन जो संकरित अवस्था में होगा वो sp3 होगा, चाहे हीरा हो या ग्रेफाइट हो, सब में ये दोनों में sp3 होता है। तो इस तरीका से 5 नंबर का भी सवाल आता है कि क्रिस्टल ठोस को 4 भागों में बांटा गया है, उसको वर्णन करें। और उसका कुछ उपभाग होता है आणविक ठोस का, जैसे देखिए 3 भाग, अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन अवंध ठोस। तो इस तरीका से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो इस तरीका से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स जरूर बनाइएगा, इसीलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप समझ रहे हैं और प्रयास है कि हम बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ देखिए, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगा, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए। नए वीडियो में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्रिस्टल जालक और इकाई सेल। क्रिस्टल जालक को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस, जबकि इकाई सेल को अंग्रेजी में यूनिट सेल कहा जाता है। और इकाई सेल को दूसरा नाम एकक कोशिका भी है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक को समझने के लिए पहले जालक समझने का प्रयास करेंगे। लैटिस कैसे जालक बनाया जाता है, तो हमको पता है कि हम लोग अवयवी कणों के रूप में परमाणु, अणु या आयन लेते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी त्रिविमीय अवयवी कणों के द्वारा यदि हम उसे दीर्घ परास में जोड़ते चले जाएं, कोई भी त्रिविमीय अवयवी कणों के द्वारा या उसके अवयवी कणों में उपस्थित त्रिविमीय गुण के द्वारा उसे दीर्घ परास में जोड़ते चले जाए, तो ऐसे में प्राप्त व्यवस्था को जो कहा जाता है वो जालक कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा जालक। एग्जाम्पल आते हैं, यदि आप ईंट से मकान बनाते हैं तो ईंट को यदि आप दीर्घ परास में जोड़िएगा, और ईंट त्रिविमीय गुण अपने अंदर रखता है, तो त्रिविमीय गुणों के कारण से यदि उसको आप जोड़ते चले जाइएगा तो ऐसे में जो व्यवस्था प्राप्त होगा वो जालक होगा। इसीलिए इसका डिफिनेशन हमने सटीक लिखने का प्रयास किया है। देखिए, वैसा त्रिविमीय संरचना जिसमें उपस्थित अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन त्रिविमीय गुण दीर्घ परास में जुड़ते चला जाता है, तो ऐसे में प्राप्त संरचना को जालक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 3D इमेज हम लिए घन, और इस घन को लगातार इसको ये साइड ऐसे और ऐसे और ऐसे यदि ढेर सारा क्यूब को लेकर के जोड़ते चले जाए तो एक बड़ा क्यूब की संरचना होगी, और वही जो क्यूब होगा उसको जालक कहा जाता है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो ऐसे इसको जोड़िएगा, चारों की जोड़ दीजिए, और चारों को जोड़ दीजिएगा तो एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा ऐसा, इस टाइप का। तो बताइए छोटे छोटे त्रिविमीय कणों के द्वारा जो व्यवस्था प्राप्त किए दीर्घ परास में जोड़ने के बाद, तो ऐसे में प्राप्त व्यवस्था ही जालक कहलाता है। अब एक है जालक कण। तो कोई भी क्रिस्टल जालक जिस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, कोई भी क्रिस्टल जालक जिन अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, उन अवयवी कणों को ही क्रिस्टल आपका कण कहा जाता है या जालक कण कहा जाता है। क्रिस्टल कण भी इसको कह सकते हैं, यानी कि जालक कण कहा जाता है। यदि कोई क्रिस्टल जिन अवयवी कणों के द्वारा मिलकर बना होता है, यदि कोई क्रिस्टल जालक जिन अवयवी कणों के द्वारा मिलकर बना होता है, उन अवयवी कणों को ही क्रिस्टल कण या जालक कण कहा जाता है। जैसे क्रिस्टल कण या जालक कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन लेते हैं, और जो भी आप लीजिएगा इसमें वो हमेशा 3D होगा, 3 डायमेंशनल होगा, त्रिविमीय वस्तु ही होगा। उसके बाद हम लोग आते तीसरा पॉइंट, जालक बिंदु या जालक स्थल। तो याद रखिएगा कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जालक कण को बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं, तब उसे जालक स्थल या जालक बिंदु कहा जाता है।
कोई भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण या जालक कण को बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाता है, तब ऐसे स्थल को या स्थान को उसको क्या कहेंगे, जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। तो ये हो गया जालक स्थल, जालक कण और ये जालक। तो पहले पढ़े हम लोग जालक, जालक कण और जालक बिंदु। अब क्रिस्टल जालक क्या कह रहा है, किसी क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों को बिंदु रूप में प्रदर्शित करेंगे, यानी किसी भी क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों को बिंदु रूप में प्रदर्शित करने के बाद यदि उसे आपस में संरेख के द्वारा एक रेखीय में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया जाता है, तब ऐसे में प्राप्त संरचना क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाता है। यही क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों को बिंदु रूप में प्रदर्शित कर उन्हें सीधी रेखा में मिलाने पर जिस त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये अवयवी कण है और अवयवी कण को बिंदु रूप में प्रदर्शित किए और इसको क्या किए, सीधी सीधी रेखा मिला दिए और मिलाने के बाद जो संरचना प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, क्रिस्टल जालक, और ये 3D संरचना प्राप्त हुआ। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इकाई सेल या एकक कोशिका। देखिए, इकाई सेल या एकक कोशिका अंग्रेजी में यूनिट सेल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे समझिएगा। कहता है कोई भी क्रिस्टल जालक, कोई भी क्रिस्टल जालक जिन त्रिविमीय संरचनाओं के द्वारा या जिन त्रिविमीय संरचनाओं के दोहराव से, पुनरावृत्ति से बनता है, तब उसी एक छोटे से हिस्सा को ही हम लोग क्या कहेंगे, इकाई सेल या एकक कोशिका कहा जाता है। याद रखिएगा, कोई भी क्रिस्टल जालक जिन अवयवी कणों के द्वारा मिल करके बनता है, समझिएगा, कोई भी क्रिस्टल जालक है जिन त्रिविमीय अवयवी कणों के दोहराव से मिलकर बनता है, तो उसी छोटे से अवयवी कण जो त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है उसी को हम लोग इकाई सेल कहते हैं या फिर एकक कोशिका कहते हैं। देखिएगा डेफिनेशन, यदि कोई क्रिस्टल जालक जिस लघुत्तम संरचना की पुनरावृत्ति से निर्मित होता है, उस लघुत्तम त्रिविमीय संरचना को इकाई सेल या एकक कोशिका कहा जाता है। अभी हम बताएं कि जिससे बनता है वो भी 3D होता है और जो बनकर तैयार होता है वो भी 3D होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक घन लिए और इस घन को दोहराव की कई संख्या में इसको लिए और एक ही सही व्यवस्था में सजाने का प्रयास किए, तो देखिए इसके द्वारा इस टाइप की संरचना बन गया, एक क्यूब बन गया, एक बड़ा घन बन गया और इसमें कई छोटे छोटे घन हैं। वही छोटे छोटे घन को ही इकाई सेल या एकक कोशिका कहा जाता है। इस बहुत मेहनत लगा इस फिगर को बनाने में, आपको समझाने के लिए सिर्फ हम बनाए हैं कि यदि ये संरचना को आप लगातार रख रख कर बनाते हैं, एक दीर्घ प्रास में जोड़ने का प्रयास करते हैं लॉन्ग रेंज में, तो इस तरीका से बताइए कि बहुत बड़ा संरचना बन जाए कि नहीं। ठीक उसी तरह इसको लेकर के हम जोड़ने का प्रयास किए, तब जाकर के ऐसा बॉक्स बना जो आप मिलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, क्यूब जो घन मिलाते हैं कलरफुल वाला। तो इसीलिए उसको हम इस टाइप के लेकर के ऐसा बनाने का प्रयास किए। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल जालक। इसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कहला गया, इकाई सेल। तो इकाई सेल क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल जालक को निर्माण करने वाली वह छोटा छोटा त्रिविमीय संरचना को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक को निर्माण करने वाली वो छोटी सी त्रिविमीय हिस्सा को ही क्या कहेंगे, इकाई सेल कहा जाता है, यानी एकक कोशिका कहा जाता है। उसके बाद देखिए अभी 2D में बना है, इसको एक प्रकार की क्रिस्टल जालक है, इसका छोटा सा हिस्सा यूनिट सेल कहलाएगा, इकाई सेल कहलाएगा। तो इकाई सेल को हम एकक कोशिका भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कि इकाई सेल का पैरामीटर क्या होता है। तो इकाई सेल के मापने के लिए जिस फॉर्मूला या जिस कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है उसको इकाई सेल का पैरामीटर कहते हैं, या जिस विधि से उसको गणना की जाती है, इकाई सेल के हिस्सा की गणना की जाती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इकाई सेल का पैरामीटर कहते हैं। तो इकाई सेल का पैरामीटर दो प्रकार का होता है। पहला अक्षीय दूरी, यानी कि
अक्षीय दूरी कौन होगा? तो याद रखिएगा, त्रिविमीय वस्तु है इकाई से, 3D इमेज है, और 3D इमेज की 3 विमा होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यही हुआ मूल बिंदु से एक्स एक्सिस, मूल बिंदु से वाई एक्सिस और मूल बिंदु से जेड एक्सिस के दूरी को ही हम क्या कहेंगे? अक्षीय दूरी कहते हैं। और अक्षीय दूरी को ए बी सी के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, मूल बिंदु से यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को बी कहेंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को ए कहेंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को सी कहेंगे, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और 3D में तीनों एक्सिस होता है और तीनों एक्सिस के दूरी को ही अक्षीय दूरी कहा जाता है। तो एक पुस्तिका के किनारे के बीच की दूरी किसी अक्ष की दिशा ही अक्षीय दूरी कहलाता है। मेरी शब्दों का ये प्रयास किए कि अपने शब्दों को इसको सजाने का प्रयास किए, एक अच्छा स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया अक्षीय कोण। तो एक पुस्तिका के कोरों के बीच के कोनों को अक्षीय कोण कहते हैं। तो कोरों, तो ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, यहाँ कोण, यहाँ कोण, यहाँ कोण क्या कहेंगे? अक्षीय कोण कहेंगे। अब हो गया इकाई सेल या एकक कोशिका का प्रकार। तो इकाई सेल या एकक कोशिका का प्रकार देखिए मूल रूप से जो होता है 2 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलेंगे आधे एकक कोशिका और दूसरा को बोलेंगे केंद्रित एकक कोशिका। पहला को आधे एकक कोशिका और दूसरा को केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। तो याद रखिएगा, केंद्रित एकक कोशिका और एक आधे एकक कोशिका। आधे एकक कोशिका अंग्रेजी में सिंपल क्यूबिक सेल कहा जाता है। समझिएगा, आधे एकक कोशिका को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है और इसी को शॉर्ट में SCC कहा जाता है। इसी को शॉर्ट में SCC कहा जाता है। और दूसरा होगा केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको हम लोग अंग्रेजी में CCC कहते हैं। तो ये 2 प्रकार में बांटा गया किसको? यूनिट सेल के। आप याद रखिएगा कि आपके एनसीईआरटी किताब में इसी तरीका से बांटा गया है, 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला आपका हो गया आधे एकक कोशिका और दूसरा हो गया केंद्रित एकक कोशिका। आधे एकक कोशिका को अंग्रेजी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है और इसको SCC कहा जाता है। और दूसरा केंद्रित यूनिट सेल यानी केंद्रित क्यूबिक सेल CCC कहा जाता है। और इसी को हम लोग पहला का डिफिनेशन दिए हैं कि आधे एकक कोशिका किसे कहते हैं। तो आधे एकक कोशिका समझिएगा कि आधे एकक कोशिका जब अवयवी कण एकक कोशिका में, याद रखिएगा, वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हो, यानी आधे एकक कोशिका SCC एक ऐसी एकक कोशिका है जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन केवल कॉर्नर पर, कोण पर उपस्थित हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? आधे एकक कोशिका। फिर समझिएगा, एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें उपस्थित अवयवी कण केवल कोण पर मौजूद होता है, उसे आधे एकक कोशिका कहा जाता है। जिस देखिए एक बनाए हम लोग, एक कॉर्नर, कोण 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 पर है कि नहीं, तो केवल कोण पर अवयवी कण उपस्थित होता है। और दूसरा बोले हम लोग केंद्रित एकक कोशिका। तो केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है समझिएगा, केंद्रित एकक कोशिका सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहता है एक ऐसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित हो ही, उसके अलावा किसी और भी स्थान पर उपस्थित हो। किस समझिएगा, इस CC क्या होता है? CCC यानी केंद्रित एकक कोशिका एक ऐसी एकक कोशिका है जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित के अलावा कहीं पर भी और उपस्थित हो, किसी भी स्थान पर और उपस्थित हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रित एकक कोशिका। यानी कोनों के अलावा और जगह भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग जो समझेंगे आपका केंद्रित एकक कोशिका, इसको डिफिनेशन बता दी। और केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार के होता है। पहला को बोलेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, रोमन अंक फर्स्ट। देखिए नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन हम समझा देते हैं। पहला अंतः केंद्रित एकक कोशिका, सुनिए ध्यान से, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, शॉर्ट में BCC कहा जाता है। दूसरा कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको शॉर्ट में
आपका FCC कहा जाता है, और पूरा नाम जो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तीसरा अत्य, अ आधा त अया, अत्य केंद्रित एकक कोशिका। अत्य मतलब होता है इंड, तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि याद रखिएगा कि इसमें होगा आपका कि अत्य केंद्रित एकक कोशिका ECC। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका डिफिनेशन दूसरा समझ गए, केंद्रित एकक कोशिका। पहला समझ गए कि आध एकक कोशिका क्या होता है, बस सिंपल एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होता है। और ये होगा केंद्रित एकक कोशिका, एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो ही और साथ ही कोई भी स्थान पर उपस्थित हो, तब उसे क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोशिका। जब एक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो, तब उसे क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोशिका। सिंपल। और उसके बाद इसके तीन भाग में बांटा गया है, ये अंतः केंद्रित हो गया, ये फलक केंद्रित हो गया, और ये अति केंद्रित हो गया। अंतः केंद्रित क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है कि पहला अंतः केंद्रित, तो इसको हम क्या डिफिनेशन दे सकते हैं, तो आप समझिएगा ध्यान से। तो पहला हमने लिखा अंतः केंद्रित एकक कोशिका। हमको बताया भी जस्ट कि आपका केंद्रित एकक कोशिका तीन प्रकार के होता है, जिसमें पहला अंतः केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा फलक केंद्रित एकक कोशिका, और तीसरा अत्य केंद्रित एकक कोशिका। जिसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। याद रखिएगा कि इसको हम लोग शॉर्ट में BCC कहते हैं। क्या कहते हैं, BCC। बी से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या है ना कि वैसा एक कोशिका जिसके प्रत्येक कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हो ही लेकिन साथ में एक केंद्र में भी उपस्थित हो, तब ऐसे एक कोशिका को BCC या अंतः केंद्रित एक कोशिका कहा जाता है। देखिए, वैसा एक कोशिका जिसके प्रत्येक कोण पर अवयवी कण उपस्थित हो और साथ ही एक केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होता है, तब उसे अंतः केंद्रित एक कोशिका कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है और साथ में केंद्र पर है, तो इसकी पहचान है अंतः केंद्रित एक कोशिका BCC। अगला फलक केंद्रित एक कोशिका FCC। तो यह एक ऐसी एक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हो ही लेकिन प्रत्येक फलक पर के केंद्र में भी एक कण उपस्थित हो, तो ऐसे एक कोशिका को फलक केंद्रित एक कोशिका कहा जाता है। इसका मतलब इसके प्रत्येक फलक पर भी एक अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए। और कितना फलक होता है, 6। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, सब पर है कोना पर। अब देखिए इस फलक में बीच में यहाँ, इस फलक में नीचे वाला में यहाँ, ऊपर वाला में यहाँ, इस साइड वाला में यहाँ, पीछे वाला में यहाँ, आगे वाला में यहाँ। यानी एक ऐसी एक कोशिका जिसके प्रत्येक कोण पर एक अवयवी कण उपस्थित हो ही लेकिन साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित हो, तब ऐसे यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और तीसरा है ECC। ECC है इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। E फॉर इंड, C से सेंटर्ड, C से क्यूबिक सेल। तो यहाँ पर एक ऐसे एक कोशिका जिसके प्रत्येक कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो ही लेकिन प्रत्येक फलक के एक जोड़े पर, यानी कि एक जोड़े फलक पर, एक विपरीत फलक पर भी आपका अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए। यानी एक विपरीत जोड़े फलक पर भी आपका अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए। इसका मतलब देख क्या रहा है, वैसे एक कोशिका जिसके प्रत्येक कोण पर अवयवी कण उपस्थित हो ही साथ ही किन्हीं दो विपरीत फलक के जोड़े पर भी उपस्थित हो, तो उसे अत्य केंद्रित एक कोशिका कहा जाता है। ECC कहते हैं। याद रखिएगा कोण पर है कि नहीं, और कोण के साथ साथ प्रत्येक, तो ये फलक और ये फलक, यानी एक जोड़ा फलक हुआ, अब विपरीत पर उपस्थित होना चाहिए, या फिर आगे वाला लीजिए पीछे वाला लीजिए, आमने सामने होना चाहिए, विपरीत फलक होना चाहिए, या फिर आपको ऊपर लीजिए और नीचे लीजिए, फर्स्ट लीजिए और सेलिंग लीजिए। तो यानी कि प्रत्येक विपरीत फलक के एक जोड़े पर भी अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक कोशिका दो प्रकार का होता है।
पहला आध एकक कोशिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा केंद्रित एकक कोशिका सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और केंद्रित एकक कोशिका का 3 भागों में बांटे। पहला को बोले अंतः केंद्रित एकक कोशिका बीसीसी, दूसरा को बोले फलक केंद्रित एकक कोशिका एफसीसी और तीसरा को बोले आपका अत्य केंद्रित एकक कोशिका। देखिए एग्जाम में आता है कि एक कोशिका की परिभाषा लिखिए से कितने प्रकार के होते हैं, तो एनसीईआरटी में ऐसा ही मेंशन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे टीचर या कोई भी आपको डायरेक्ट बता देता है कि एक कोशिका 3 प्रकार का होता है, एसीसी, बीसीसी, एफसीसी, लेकिन नहीं, ये गलत है। आपको बता दें एनसीईआरटी के हिसाब से एकदम ऐसा ही है और ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना होगा, बेहतर नंबर आएगा। उसके बाद आप समझिएगा कि 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, मतलब क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो 7 होता है और उस क्रिस्टल तंत्र से कितनी संभावनाएं हैं एकक कोशिका का, यानी कितना संभव है कि एकक कोशिका का निर्माण कर देगा, कितनी संख्या में एकक कोशिका का निर्माण कर देगा। तो मुख्य रूप से क्रिस्टल तंत्र 7 ही होता है और वो 7 है जो 14 प्रकार के एकक कोशिका का निर्माण करता है, यानी 7 मूल एकक कोशिका होती है और उससे 14 प्रकार की संभावनाएं घटित होती है। इसका मतलब मूल रूप से क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं और 7 क्रिस्टल तंत्र के द्वारा 14 संभावनाएं उत्पन्न होती है, यानी 14 एकक कोशिका निर्माण हो जाता है। जिस देखिए आपका पहला क्रिस्टल तंत्र 7 गो है, देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 1 7। और उसके बाद अक्षीय दूरी क्या होगा, अक्षीय कोण क्या होगा, असंभव विविधताएं क्या होगा। तो याद रखिएगा पहला जो क्रिस्टल तंत्र होगा घनीय, तो घनीय में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, इसीलिए इसमें तीनों बराबर हो गया, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। लंब लगा, इसमें लंब है 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए 90 हो गया। द्विसम लंबाक्ष, इसमें भी 90 डिग्री हो गया। अब विषम लंबाक्ष, षष्ठकोणीय, त्रिसमनताक्ष, एक नताक्ष और त्रिनताक्ष, सबका आपको याद करना होगा कैसा किस प्रकार कंडीशन है। सवाल आता है घनीय क्रिस्टल तंत्र कितनी संभावनाएं उत्पन्न करती है, के गो बनाती है एकक कोशिका, तो एगो बनाएगा एसएससी, एगो बनाएगा बीसीसी, एगो बनाएगा एफसीसी। इस तरीका से आपका द्विसम लंबाक्ष एगो बनाएगा, तो एगो एसएससी, एगो बीसीसी, और उसके बाद विषम लंबाक्ष चारों बनाएगा, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। उसके बाद षष्ठकोणीय जो बनाएगा केवल एसएससी बनाएगा, और त्रिसमनताक्ष केवल एसएससी बनाएगा, और एक नताक्ष एसएससी ईसीसी दोनों बनाएगा, और त्रिनताक्ष केवल एसएससी बनाएगा। और इसको आपको याद करने की जरूरत है। अब देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ हो गया 12 13 14, 14 प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए मूल रूप से 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं और 14 प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो सवाल आता है कि क्रिस्टल तंत्र मुख्य रूप से 7 होते हैं, अच्छे दूरी और अच्छे कोण आप याद रखिएगा, और कौन कौन बनाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में आधे एकक कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ऐसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और इस हिस्से को जो कहते हैं हम लोग हैं यहाँ, इस हिस्से को एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा, और थोड़ा केमिस्ट्री है आपको याद करना होगा, तो आपका जो जिम्मेदारियां बनती है वो जिम्मेदारियां आप अच्छे से निभाइए, पढ़िए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा आपको लगता है तो ये वीडियो की मदद से और लोगों के पास पहुंचना चाहिए नॉलेज, ताकि उसको हेल्पफुल मिले और अपने तैयारी में हम मददगार बने। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।